तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर फैनकाई जो होते हैं वो हेवनली टाइगर स्वॉर्ड को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो टूट चुकी होती है। और वहां पर एक बंदा होता है जिसके हाथ में एक तलवार होती है जिसके अंदर से आग निकल रही होती है, और उस तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो पीछे के पूरे का पूरा घर की दीवार जो होती है वो कट जाती है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को मारा है, क्या जनरल बाकी सभी लोगों को तुमने मारा, टाइगर विंड स्वॉर्ड को तुमने यहाँ पर 2 हिस्सों में काटा है। लेकिन वो बंदा उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल क्योंकि एक डीमन पपेट की तरह ही होता है, इसी तरह उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इसे सप्रेस कर लूंगा, और उसके पास कहता है कि मेरे पास यहाँ पर 6 तलवारें थी और मैंने उन सारी तलवारों को वहां पर निकाला। जैसे मैंने वहां पर अपनी पहली तलवार को निकालकर उसको सप्रेस करने की कोशिश की तो उसने एक ही अटैक के साथ उस तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया, और उसके बाद एक एक करके मुझे यहाँ पर अपनी बाकी की सारी तलवारों को यूज करना पड़ा। हालांकि मेरे पास सारी की सारी ग्रेट स्वॉर्ड थी जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि इन्हें हिमनली स्वॉर्ड कहा जाता है, लेकिन वो सारी की सारी हिमनली स्वॉर्ड उसके सामने नहीं टिक पाई। मेरी एक भी तलवार उसके सामने नहीं टिक पाई और उसने सारी की सारी तलवारों को 2 हिस्सों में काट दिया। और उसके पास जो फायर पावर थी वो इतनी पावरफुल थी कि उसी फायर के साथ उसने वहां पर जब मेरे पर फाइनल अटैक किया तो पूरे का पूरा घर वहां पर आग की लिपटों में झुलस गया। वहां पर आग लग गई जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ। मैं जल्दी से वहां से भागकर बाहर आ गया ताकि मैं तो कम से कम वहां पर से बच जाऊं। उसके बाद जब आग वहां पर से शांत हो गई तो मैं अपने लोगों को लेकर उस ब्लेड को वहां पर ढूंढने के लिए गया कि शायद वो बंदा वहां पर आग की लपटों में जल गया हो या फिर वो उसकी जो ब्लेड है वो मुझे वहां पर से मिल जाए। लेकिन वहां पर से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी तलवारों के कटे हुए टुकड़े मिले, लेकिन बाकी सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मास्टर शाओ से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ किसका किया जा रहा है। तो मास्टर फैनकाई उसे कहता है कि ये सब कुछ किसका किया जा सकता है, ये डीमन ब्लेड का ही है, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि वो भी एक डीमन ब्लेड है। तो मास्टर फैनकाई उन लोगों से कहता है कि जिन लोगों ने 30 साल पहले उन डीमन ब्लेड्स को अपीयर होते हुए देखा था उन सभी को इस बारे में पता होगा कि डीमन ब्लेड्स एक साथ ही अपीयर होते हैं। 4 ब्लेड्स यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि वो फ्लेम वाला ब्लेड जो है 5वां डीमन ब्लेड है जो कि यहाँ पर फाइनली अपीयर हुआ है, जो पिछले 30 साल पहले अपीयर नहीं हुआ था। अब जबकि सभी ब्लेड्स यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दोबारा से वही तबाही मचने वाली है। मास्टर फैनकाई उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से कोई फाइट करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। 30 साल पहले बड़े बड़े सेक्टर्स ने आपस में हाथ मिलाया था और बहुत सारे एल्डर्स ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर डीमन ब्लेड्स को सबड्यू किया जा सका था। और आज भी यहाँ पर तुम सभी लोगों से मैं यही कहता हूँ कि सभी लोगों को यहाँ पर मदद करनी होगी। हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर पाएंगे। जबकि इसी के साथ मास्टर टैंग उनसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर शाओ से इस बारे में बात करें। ग्रैंड मास्टर शाओ को यहाँ पर अच्छी तरह से नॉलेज है कि ब्लेड्स को कैसे सबड्यू करना है। मास्टर टैंग उनसे कहता है कि मास्टर शाओ से तो मैं बात कर लूंगा, ग्रैंड मास्टर शाओ इस सब के लिए पूरी तरह से राजी होंगे। जब किसी के साथ ही मास्टर फैनकाई कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वहां पर मिस शू से कहते हैं मून वाटर पवेलियन की लेडी तुम्हारी मास्टर कहां पर है, तुम्हारी मास्टर 30 साल पहले वार में उसने हिस्सा लिया था लेकिन उसके बाद से 30 साल से वो यहाँ पर अपीयर नहीं हुई। कहा जाता है कि वो सर्कुलेशन में बैठ के कल्टीवेट कर रही है। मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन को छोड़कर इस वक्त दुनिया को उसकी जरूरत है, साथ उसकी नॉलेज की भी जरूरत है, इसलिए जाओ जाकर उसे उठाओ और उसे कहो कि डीमन ब्लेड से फाइट करने का वक्त है। साथ मिस रैन उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर खुद में से डिस्कस करेंगे। जब किसी के साथ मिस शून लोगों को बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में सच्चाई बताती हूँ, अब जहाँ पर ऐसी बात आ चुकी है तो मैं तुम में से किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। आज से 30 साल पहले जब हमारी मास्टर ने फाइट की थी डीमन ब्लेड से, उस वक्त मास्टर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई थी और इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बाद हमें लगा कि वो यहाँ पर किसी सीक्रेट जगह के ऊपर रिकॉपरेट करने के लिए चली गई ताकि वो अपनी इंजरीज को हील कर सकें। तो तुझे कहना गलत नहीं होगा कि मास्टर को हमने आखिरी बार यहाँ पर 30 साल पहले ही देखा था। पिछले 30 साल से वो वापस अपने सेक्टर में नहीं आई। हमें नहीं पता कि वो कौन सी जगह के ऊपर कल्टीवेट करने के लिए गई हैं। हम यहाँ पर दुनिया को ये तो नहीं बता सकते थे कि हमारी मास्टर जो है पिछले 30 साल से गायब है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सभी को यही बताया कि मास्टर एक सीक्रेट कमरे के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रही हैं। मास्टर टैंक उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ग्रैंड मास्टर जो है वो इस वक्त तुम्हारे सेक्टर में नहीं है। तुम इस चून लोगों से कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। के साथ ही मास्टर फैनकाई कहते हैं चलो फिर ठीक है ये मसला तो हल हुआ। फिर साथ ही वो हेरन से कहते हैं कि लड़की जल्दी से उस लड़के को हमारे हवाले करो। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसने यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को हैंडल किया था, जिसने डीमन ब्लेड क्रैकलर को यहाँ पर सबड्यू किया था। हमें वो लड़का पायली चाहिए। तो मिस हेरन कहते हैं लेकिन वो लड़का यहाँ पर नहीं है। डीमन ब्लेड का मसला बहुत ज्यादा सीरियस था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे पहले भेज दिया है क्योंकि डीमन ब्लेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर से कुछ डीमन ब्लेड्स को उसके साथ वहां पर भिजवाया ताकि वो लोग जाकर ग्रैंड मास्टर शाओ को वो ब्लेड्स दे सके, उनके हैंड ओवर किए जा सके। इसी वजह से वो सीक्रेट रास्ते से वहां पर से जा रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन से रास्ते से वहां पर जाएंगे। इसी वजह से तुम्हारे लिए उसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मास्टर फैनकाई उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जिस बंदे को हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं उसे तुमने पहले यहाँ पर से निकाल दिया है, तो यहाँ पर दुश्मन बनाने में काफी ज्यादा माहिर निकली। तुमने यहाँ पर वक्त आने से पहले उस लड़के को भेज दिया। अब हम सभी लोग यहाँ पर उस लड़के के लिए ही आए हैं। मास्टर टैंक कहता है कि मुझे लगता है कि ये प्लान वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे मास्टर जो है मास्टर ग्रैंड मास्टर शाओ
उन ब्लेड्स को बड़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और साथ ही उनको वहां पर ब्लॉक करने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। जबकि फैन का चलाकर उसे कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा वो बुड्ढा खूसट यहाँ पर उन ब्लेड्स के साथ क्या ही कर लेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस हेरन की बात सुनने के बाद लगता है कि जी हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहती। अब जबकि वो डीमन ब्लेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हम लोग ऐसे तो किसी बच्चे के हाथ उन डीमन ब्लेड्स को यहाँ पर से नहीं भिजवा सकते। मैंने अपने लोगों को यहाँ पर पहले से सिग्नल दिया था, मैंने उन्हें बताया था कि अगर मैं यहाँ पर एक महसूस टाइम के बाद उन्हें सिग्नल नहीं भेजता तो वो यहाँ पर पूरे सिटी में आसपास फैल जाएं और जाकर हर किसी के घर में चेक करें और हर किसी कार्ड को भी चेक करें। जो भी यहाँ पर से बाहर जाने का कोशिश करेगा उसके बैग्स को भी चेक किया जाएगा। तो मिस एरन कहती है कि ये कमीना यहाँ पर ये तो हर एक चीज की चेकिंग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पायली भी खतरे में है। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कार्ड का दिखाया जाता है कि हमारा पायली जो होता है वो ब्रदर हु के साथ वहां पर कार्ड में जा रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में उसके सोल्जर जो होते हैं वहां पर उन्हें रोक लेते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, बताओ कि तुम्हारी कार्ड के अंदर क्या है। तो ब्रदर हु उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिलोडे सिटी के सर्वेंट्स और हम लोग यहाँ पर दो अपने साथियों को लेकर जा रहे हैं। हमारे दो सोल्जर जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके जख्म जो है वो हील हो नहीं हो रहे, इसी वजह से हम लोग उसे एल्डर के पास लेकर जा रहे हैं ताकि वो उन्हें हील कर सकें। तो ये बात सुनने के बाद एक गार्ड दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा होगा, चलो चल के चेक करते हैं। और वो दोनों पीछे जाते हैं और जाकर चेक करते हैं। तो वहां पर दो बंदे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पट्टियां लिपटी होती हैं, तो उनके पास से जख्मों के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही होती है। तो एक सोल्जर दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फेक होगा, चलो जल्दी से जाकर उसे चेक करके आओ कि ये वाकई में रियल भी है या नहीं। तो इसी के साथ ही वो अपने पास से एक इमेज भी निकालते हैं। उनके पास एक पोस्टर होता है जो कि पायली का होता है। तो उनमें से गार्ड आगे बढ़ता है, जाकर पट्टियों के नीचे से वहां पर उसका चेहरा देखता है। तो वो वहां पर हमारा पायली नहीं होता बल्कि वो कोई और होता है। और उसे कहता है कि जो वैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और साथ ही इसकी जो जख्म है वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन्हें अभी अभी यहाँ पर स्टिच किया हो, यानी कि ये वाकई में असली लग रहे हैं। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं सर प्लीज हमें माफ करना, तुम अपने जख्मियों को लेकर जा सकते हो। तो मास्टर ब्रदर हु उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, सफर काफी लंबा है, उम्मीद करता हूँ कि ये बेचारे मरेंगे नहीं और मैं टाइम पर डॉक्टर पर पहुंच जाऊं। इसी के साथ ब्रदर हु अपनी कार्ड लेकर वहां पर से निकल आता है। तो वहां पर से आने के बाद वो एक नदी के किनारे रुकता है जहां पर हमारा पायली निकलकर नहा रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर भी वहां पर पट्टियां लपेटी गई थी और साथ उसकी बॉडी से वहां पर स्मेल आ रही होती है। तो वो कहता है क्या ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी था, मैं कितनी बार यहाँ पर पानी में डुबकी लगा चुका हूँ लेकिन स्मेल जा ही नहीं रही। साथ ही पायली उससे पूछता है कि ब्रदर हु तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तुमने तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल परफेक्ट एक जख्मी इंसान बना दिया था। तो वो कहता है कि यहाँ पर तलवारबाजी सीखने से पहले मैं एक मास्टर के साथ था जो ऑटोप्सी करते थे, उनके साथ मैंने यहाँ पर सब कुछ सीखा था। वो यहाँ पर किस तरह से कट लगाते थे और उसके ऊपर किस तरह से स्टिचेस लगाते थे और साथ ही पट्टियां किस तरह से करते थे, सब कुछ मैंने उनसे सीखा था। पायली पानी से निकल कर आता है और उससे पूछता है कि डम डम का क्या हाल है, क्या वो ठीक है। तो वो कहता है हाँ वो ठीक है, वैसे भी उसका चेहरा ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा हुआ और वैसे भी उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज है और उसे यहाँ पर नौटंकी करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर डम डम को अपने साथ लेकर कहाँ पर जा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर उसके जख्मों को हील करवाने के लिए से डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान साथ में ये भी है कि जुई चैंगफैंग के खिलाफ यहाँ पर डम डम ने जो बातें की थी उन सभी के सबूत लेकर आना, उन सभी को सच साबित करना, ताकि यहाँ पर जुई चैंगफैंग जो है वो पहले यहाँ पर एक्सपोज हो जाए और डम डम को उसके साथ फाइट ना करनी पड़े। यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे स्टोरी कहाँ पर जाने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।